नाज़रीन, पाकिस्तान में शायद ही कोई इंतखाब या इंतखाबी अमल ऐसा हो जिसके ऊपर सवालिया निशान ना उठे हो। यही वो चीज़ रही जिसको ख़त्म करने के लिए या जिस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए इस वक्त मौजूदा हुकूमत का ये फैसला रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। ईवीएम्स के हवाले से दुनिया के दीगर ममालिक की मिसाल दी जाती है, पड़ोसी मुल्क भारत की मिसाल दी जाती है, लेकिन यह भी याद रहे कि बहुत पहले भारत में ईवीएम का इस्तेमाल तो शुरू हुआ, वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां भी लाई जाती रहीं, लेकिन 2019 के अंदर आम इंतखाबात में अपोजिशन ने मोदी सरकार पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में फ्रॉड के इल्जाम भी आयद किए। यही कुछ मौजूदा हुकूमत में, और हुकूमत जो इस वक्त अपोजिशन है वो भी इस वक्त अपने इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। और इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत थी और एक ऐसा निज़ाम चाहिए था जिससे तनाज़ा ख़त्म हो जाता, एतराज़ात दूर हो जाते, धांधली का इल्ज़ाम लगना बंद हो जाता। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि इस बार ईवीएम के इस्तेमाल के ऊपर जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर बजाय तनाज़ा ख़त्म होने के एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बक़ौल अपोजिशन के कि मौजूदा हुकूमत ने अभी ही से आइंदा होने वाले आम इंतखाबात, अगर वो ईवीएम्स के जरिए होते हैं, उसे मुतनाज़ बना दिया है। यही वो तमाम बातें जिसके ऊपर आज हम कुछ सवालात हैं जो हमारे जहनों में और यकीनन आपके जहन में भी होंगे, और वो सवालात कुछ इस तरीके से हैं जो उठते हैं जिसका जवाब मिलना निहायत ज़रूरी है। और जब तक ये जवाब नहीं मिलेगा, जब तक इस बारे में धुंध नहीं छटेगी, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ना सिर्फ वोटर बल्कि अपोजिशन भी मुतमईन नजर नहीं आएगी। पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शफाफ इंतखाबात की जमानत है? दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात करवाने का पाबंद है? तीसरा सवाल, क्या आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही करवाए जाएंगे, यानी जो भी आइंदा आने वाला इंतखाब होगा? चौथा सवाल, तकनीकी एतबार से ईवीएम के जरिए इंतखाबात करवाने में कितना वक्त दरकार है? और पांचवा सवाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम कैसे करेगी? ये बुनियादी सवालात हैं जो आज हमने उठाए हैं। यकीनन हम अपने जो मेहमान हैं आज, जो तज्जियाकार हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे और इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पिल्डाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, तज्जियाकार, इस पर बात उनसे करेंगे। और साथ ही साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस पर बात करेंगे। अहमद बिलाल साहब, आपसे मैं इस गुफ्तगू का आगाज करता हूं, और जो पहला सवाल मेरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या ये साफ व शफाफ इंतखाबात की जमानत है? जी, आपके बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब सिंपल अल्फाज में तो यह है कि नहीं, ये कोई जमानत नहीं दे सकती। इससे एक दो चीजें बेहतर हो जाएंगी। मिसाल के तौर से एक चीज जो बेहतर हो जाएगी वो ये है कि जो इनवैलिड वोट्स होते हैं, जिनकी तादाद को एवरेज 3% के करीब है हमारे मुल्क में पिछले कई इंतखाबात से, वो तकरीबन जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है वोट कोई ज़ाया नहीं होगा, और इससे वो जो ज़ाया होते हैं वोट, उनसे कोई 20-22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार और जीत का फर्क हो सकता है। तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट बात है। बस ये सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि वो जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर काउंटिंग का अमल है उसमें आप वक्त बच जाएगा। वो 1-2 घंटे वहां लग जाते थे, 1 घंटा तकरीबन लग जाता है पोलिंग स्टेशन पे, एवरेज 2 घंटे कह लें सेफली, वो घट के को 15-1 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका टाइम बच जाएगा। इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं कि क्या इसके जरिए से कोई मैनिपुलेशन हो जाएगी, क्या इसके जरिए से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, तो मालूम नहीं कि वोट किसको डाला गया, ये शकूक व शुबात वो हैं जो पहले की निस्बत बढ़ जाएंगे। तो और इसका वाज़े तौर पे इजहार होना भी शुरू हो गया है। और हमने देखा है पार्लियामेंट में 221 लोग एक तरफ थे और 203 एक तरफ थे। तो यूं एक बड़ी शार्प डिवाइड थी। सोसाइटी में भी शार्प डिवाइड है, और एक तो कह रहा है कि इससे तमाम मसले हल हो जाएंगे, और दूसरा कह रहा है नहीं, इससे
रिगिंग मजीद बढ़ जाएगी और रिगिंग का ये इंस्ट्रूमेंट है ये यानी ईवीएम के बारे में जिन्होंने कहा था इवल विशस मशीन है, जी हाँ। इतना फरीक ये कह रहा है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल है इलेक्शन से मुतल्लिक इख्तलाफात के उनको हल कर देगा? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं करेगा और इस वक्त जो मसाइल है शायद उसमें इजाफे का ही बायस बनेगा। राइट हो गया, बिल्कुल अहमद बिलाल साहब, यही वो बात है जो मैं अमजद शेख साहब आपसे भी पूछना चाहता हूं। बुनियादी सवाल मेरा वही है, आपके नजदीक क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शफाफ इंतखाबात की जमानत दी जा सकती है? ये जामिन है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा कि मामला या नियत तो तनाजा खत्म करने की थी, यानी हर इंतखाब के बाद धांधली, इल्जामात, वोट चोरी, इन सब का इल्जाम लगता था। नियत तो यह थी, लेकिन इससे तो लग ये रहा है कि यह तनाजा मजीद और जोर पकड़ गया है और मामला फैल गया है, और कहा यह जा रहा है कि इससे मजीद रिगिंग और इलेक्ट्रॉनिकली जो ईवीएम्स का इस्तेमाल है उससे कोई ट्रांसपेरेंसी गारंटी नहीं कर सकते, जो अपोजिशन कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑपोजिशन ने इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठ के ना सिस्टम स्टडी किया, ना उसकी एवेल्युएशन हुई, ना कोई एक्सपर्ट्स इंडक्ट किए जो उसको देखते और अपनी राय देते, कोई उसके ऊपर इस तरह का टेक्निकल एवेल्युएशन वगैरह उसकी कुछ नहीं हुई। जब नाम लिया गवर्नमेंट ने कि जनाब हम ये सिस्टम लाना चाहते हैं, तो पहले दिन से ही वावेला मचना शुरू हो गया ऑपोजिशन की तरफ। उससे ये शक गुजरता था कि इस सिस्टम में भी हो सकता है रिगिंग के कोई ना कोई तरीकेकार हों, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो बड़ी पुरानी हैं, जिनकी जड़ें खासी फैली हुई थी, वो ये महसूस करती है कि हो सकता है उनको इसके रिगिंग के तरीके समझने में, करने में कुछ वक्त लगे, लेकिन पुराने सिस्टम में तो वो माहिर हैं, उनकी महारत आसमान को छूती है। वहां पे जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके भी बोर्ड मौजूद है उनके पास जाली आईडी कार्ड्स के भी बेशुमार पड़े हुए हैं। जिस तरह चाहे वो अपना मैनिपुलेट करते हैं और खूब कर रहे हैं। तो जिस चीज में काम में महारत थी वो उसको रख के दूसरे का चांस नहीं लेना चाहते। मैं इसको यूं समझता हूं, इसकी वजह यह है कि इन्होंने तो देखा ही नहीं ना, इन्होंने तो कुछ ऐसा तफसीली कोई प्रेजेंटेशन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई उसका एनालिसिस, ये तो हुआ ही नहीं ना। लेकिन अमजद शेख साहब, सवाल मेरा जो पर्टिनेंट जो क्वेश्चन है कि क्या ये ईवीएम्स साफ शफाफ इंतखाबात की जमानत देते हैं, और तनाजा खत्म करने की कोशिश थी, ये तो और बढ़ गया है। देखिए ना, बात आप नहीं समझ रहे। जमानत तो कोई नहीं दे सकता, जमानत नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में जमानत दूं या ना दूं, मैं तो देखने के बाद ही दे सकता हूं ना। वो तो आपने किया ही नहीं ना। ऑपोजिशन ने तो पहले दिन से एतराज करना शुरू कर दिया। मैं उनके एतराज को बिल्कुल दुरुस्त मानता अगर वो टेक्निकल एवेल्युएशन करा देते इसकी। आपने सिस्टम को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, पता ही नहीं कि क्या है पूरी तरह। गवर्नमेंट कह रही है नहीं हो सकती इसमें रिगिंग, आप कहते हैं हो सकती है, लेकिन आपने देखा कोई नहीं। ठीक। तो आप पहले तो सिस्टम को जाके देखते, बातचीत होती, उसकी वैल्यूएशन होती। हर पॉलिटिकल पार्टी समझने के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन उसकी लेने के बाद अपने 2-2, 3-3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स नॉमिनेट कर देते, और वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो फिर इस सिस्टम को इवैल्यूएट करते। टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद वो बताते कि इसमें कहां-कहां लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये काम हो सकता है कि रिगिंग हो, और अगर बहुत ज्यादा चांसेस हैं और हर कोई रिगिंग कर सकता है तो सिस्टम को डिस्कार्ड करने की वो रिकमेंडेशन देते। ठीक। तो मुझे लगता कि ये लॉजिकल आपने काम किया है। अब किसकी बात मानी जाए? उनकी, जिन्होंने सिस्टम को देखा ही नहीं। तो ये खराबी यहां पे ये है कि मुफादात अपने अपने हैं, जिसकी वजह से इसको एक साइड अपने मुफाद देख रही है, वो कहती है ये सिस्टम ले आए, इसमें बड़ा उनको अपना फायदा नजर आता होगा। दूसरी साइड को अपना नुकसान नजर आता है उसमें कि उनके अपने राइट सर। चले, ये तनाजा यही वो चीज है जिसके ऊपर हम आज डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि जुजियात के ऊपर तो बात नहीं करनी, असल बात ये कि तनाजा ये चाहिए कि ऑपोजिशन को मशवरा सारे हम लोगों को, मीडिया को, सबको देना चाहिए कि जनाब आप पहले सिस्टम को देखें, उसको जाके इवैल्यूएट करवाएं, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेके आए, हमें टेक्निकली साबित करके दें। हम आपकी इस तरह के नारे कैसे हम मान लें? अच्छा सर, बात यह है कि सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने भी अपने जिन तहफुजात का इजहार किया, जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी उसके सामने दिए हैं तहफुजात, जो इलेक्शन कमीशन है उनमें से तो बहुत सारे मजा का खेत है। राइट सर, मैं जरा आगे आता हूं सर। जरा सरवर बारी साहब मेरे साथ मौजूद है, फाफन की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरवर बारी साहब। सवाल हमारा यही है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये शफाफ इंतखाबात की जमानत देते हैं, रिगिंग इससे खत्म हो जाएगी?
आइंदा आने वाला इंतखाब इससे अगर होता है तो धांधली के इल्जाम लगना बंद हो जाएंगे? देखिए जी, ये तो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस। हमारा मफरूजा ये है कि जो ईवीएम होगी मशीन जो अभी तक हमने देखी है, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देखी गई है, अगर यही मशीन यूज होती है तो उसके बारे में कहने से पहले मैं एक बात बता दूं कि क्या हम तो इस तरह बहस कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जैसे इस वक्त जो सिस्टम है वो बहुत साफ और शफाफ है, उसमें कोई धांधली नहीं होती। अगर हम कंपैरिजन करें इस वक्त के सिस्टम और ईवीएम वाले सिस्टम में, तो मैं वसूख से ये कह सकता हूं कि जिस किस्म की धांधली पेपर बैलेट की वजह से पाकिस्तान में होती है, तो मैं ये कहने में कोई मुझे एतराज नहीं है कि वो ईवीएम जो है उसमें बहुत सारी धांधली के जो तरीकेकार इस वक्त चल रहे हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे होंगे, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक फैक्ट है कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है टेक्नोलॉजी के साथ, वो अगर कम कर दिया जाए तो टेक्नोलॉजी को अपने तौर पर काम करने दिया जाए तो टेम्परिंग नहीं हो सकती। जैसे हम एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अपना पिन डालते हैं, तो जाहिर है, लेकिन अगर हम करें किसी बैंक के अकाउंटेंट के साथ तो वो तो गड़बड़ कर सकता है, मशीन गड़बड़ नहीं करेगी क्योंकि वो बैलेट पेपर उसके हवाले करने से इस वक्त ये है कि जब वोटर जो है पोलिंग बूथ में जाता है तो उसको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, और शनाख्ती कार्ड दिखाता है तो उसके बाद पोलिंग जो स्टाफ है वो देखता है कि इलेक्टोरल रोल पे उसका नाम है या नहीं है। वो बावाज़े बुलंद बात करता है, उसके बाद वो उसको बैलेट पेपर देता है। बैलेट पेपर उसके हवाले करने से पहले वो बैलेट पेपर के पीछे अपनी स्टंप लगाना उसके ऊपर लाजम है, और स्टैंप के अलावा उसमें साइन करने हैं, उसके काउंटर फॉइल पे उसमें स्टैंप लगानी है और साइन करने हैं, और ये सारी चीजें दर्ज करनी है। जो उसके बाद काउंटिंग का मरहला आता है वो भी आप कर रहे हैं, उसमें लोग हैं बारी साहब, लेकिन यहाँ पर सवालात ये भी लेट मी प्लीज फिनिश। अब जब काउंटिंग का मरहला आता है तो उसमें अगर किसी पोलिंग स्टाफ ने बहुत सारे पोलिंग जो बैलेट पेपर है उनके पीछे उसने साइन नहीं किए तो काउंटिंग में वो बैलेट पेपर बाहर चले जाएंगे। 16 लाख से ज्यादा जो बैलेट है, लोग जो वोट डालने की जहमत करते हैं उनके वोट जाया हो गए पिछले इलेक्शन में। तो एक तो ये बात जो है यकीनन इसमें जो मरहले हैं बहुत सारे वो मशीन के अंदर होने हैं, वो सारे जो उस तरह की धांधली करने के लिए हमारे बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट हो गए हैं उनकी एक्सपर्टीज इनकैपेसिटेट हो जाएगी। तो ये उसके हवाले से अब काउंटिंग की बात है तो काउंटिंग तो चंद सेकंड में जमा हो जाएगी। अगर किसी को एतराज है कि जनाब जो काउंटिंग की है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसमें हमें कोई मसला है, तो वो जो आपका बैलेट बक्स है उसमें इस ईवीएम के अंदर वो बैलेट बक्स भी आपके पास होगा, वो आप उसमें से निकालें और वो आप काउंट कर लें, तो धांधली यकीनन कम होगी मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ शरायत हैं कि इलेक्शन कमीशन वो सारे गार्ड्स चीजें जो हैं वो एस्टेब्लिश करे। राइट हो गया सर, मेरे साथ आप मौजूद रहिएगा सर, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे इसी चीज के ऊपर। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या वो पाबंद है, क्योंकि कानून साजी तो हो गई है, अब तमाम मेजर जो है इलेक्शन कमीशन को लेने, इस पर जरा बात करते हो, फिर साथ ही साथ जो है वो इसकी रिजल्ट ट्रांसमिटिंग और बाकी जो नुकात हैं जिसके ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं, तो क्या इसी तरह से तमाम चीज़ें शफाफियत के साथ मुमकिन हो सकेंगी? एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, दूसरा और तीसरा सवाल मैं रख देता हूं और दोनों का मैं चाहूंगा कि आप इसमें जवाब इसमें दे दें कि क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात करवाने का पाबंद है अब, क्योंकि कानून साजी तो हो गई, बिल तो पास हो गया, और तीसरे ये कि आइंदा आम इंतखाबात ईवीएम के जरिए होते हुए मुमकिन नजर आते हैं आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन किस हद तक पाबंद है, उसमें एक दिलचस्प सूरत यह पैदा हुई है कि वो कानून ईवीएम के बारे में जो कौमी असम्बली से पास हुआ था उसके और अब जो जॉइंट सेशन में पास हुआ है उसके दरमियान एक सब्सटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, बहुत कम लोगों ने उसको शायद नोट किया हो क्योंकि उसकी पूरा टेक्स्ट सामने अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया था कल तक। तो उसमें एक बुनियादी तब्दीली जो की गई है वो ये लिखा गया है,
उसमें ये अल्फाज ऐड किए गए हैं, यानी ये शैल बी यूज्ड बट सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट टू सीक्रेसी और सिक्योरिटी जो है, ये कौन इंश्योर करेगा? ये इलेक्शन कमीशन करेगा, जाहिर है। तो इलेक्शन कमीशन को अगर ये यकीन नहीं होता कि इससे सीक्रेसी और सिक्योरिटी दोनों इंश्योर हो रही हैं और उसमें कोई खतरा नहीं है, तो फिर उस केस में वो इसके इस्तेमाल का पाबंद नहीं है। और यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार कर सकता है कि उसको सिक्रेसी और इसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर नहीं हो पा रही, क्योंकि इससे मशरूत किया गया ना इस कानून के अंदर भी कि ये ईवीएम इस्तेमाल किए जाएंगे जनरल इलेक्शन में सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ वोट। ठीक। तो अगर ये मशरूत ना भी किया होता तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 218 है, उसकी ज़ैली शिक 3, उसके तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी दी गई है, वसी तर पावर्स हैं कि वो इस बात का इंतजाम करे कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड विदाउट एनी करप्ट प्रैक्टिसेस होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल था। और अब अगर अमली वजूहात की बुनियाद पे कि वो ये चीजें प्रोक्योर ही नहीं कर सकता विद इन द टाइम, तो ये एक नई डायमेंशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए कानून में जिन लोगों ने तब्दीली की है वो दानिशमंदी से की है, कोई बिला वजह नहीं की है। और उसकी वजह यही होगी कि वो एक बिला वजह अनरीजनेबल तरीके पे इसरार नहीं करना चाहते कि नहीं, आप लाजमी इस मुल्क के 272 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एक ही वक्त में 4 लाख के करीब ईवीएम डिप्लॉय करें। वो गालिबन मौका देना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे इंडिपेंडेंटली एक नतीजे पे पहुंचे। ठीक है अमजद शेख साहब, क्या आइंदा आम इंतखाबात ईवीएम के जरिए मुमकिन आपको नजर आते हैं, जिस तरीके से अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी कहा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास उसका दायरा कार है, वो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, प्रोक्योरमेंट ऑफ दी हार्डवेयर है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, हमारे वजीर, मुशीर, तर्जुमान बार बार ये बता रहे हैं आके कि आइंदा इंतखाबात ईवीएम्स के जरिए ही होंगे, तो क्या कैपेसिटी नजर आती है आपको इस वक्त इलेक्शन कमीशन की कि 2023 के इलेक्शंस ईवीएम्स के जरिए वो करवा सकते हैं? देखिए, इसमें 2 इश्यूज मेरी नजर में हैं। एक तो ये कि आइन से बात सीधे मुतसादम नजर आती है। इस पे मेरा ख्याल है ऑपोजिशन अदालत में जाना चाहती है और वहां जाके बातचीत नजर आएगी। मिसाल के तौर पे नादरा का रोल जो इंजेक्ट किया गया इसमें, वो जिम्मेदारी थी ये लिस्टें प्रिपेयर करना या कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिनेशन वगैरह करना, ये सारी रिलेटेड चीजें ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई। जबकि लिस्टें वगैरह प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी अभी दे दी आपने नादरा को, तो इसके लिए हो सकता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी वाला किस्सा आ जाए कि आपने ये अमेंडमेंट करवानी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फिलहाल हुई नहीं और हो भी नहीं सकती, हुकूमत के पास ये इतने नंबर्स नहीं है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बात करते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि इलेक्शन कमीशन को इसमें फरीक बना के कोई पार्टी चली जाए उसमें अदालत में और ये तूल पकड़ जाए चीज, मसला लंबा हो जाए। और पहले ही टाइम मेरे ख्याल में कम है, इतना वक्त नहीं है कि इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लें और फिर लोगों को ट्रेन भी करना होगा इस काम के लिए। तो लगता नहीं कि ये पॉसिबल होगा अगले इलेक्शंस में आप इतनी जल्दी ये सारा कुछ कर सकें। और अगर अदालतों में चला जाता है तो फिर और भी टाइम आपका वहां जाया हो जाएगा। तो इसलिए इसमें मशकूक है ये काम कि अगले इलेक्शन में आप करा सके। राइट हो गया बारी साहब, जिस तरह से अमजद शेख साहब बात कर रहे हैं कि काफी इसमें हिंड्रेंसेस भी हैं, हर्डल्स भी हैं और लगता नहीं है इस तरीके से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जरा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ईवीएम के जरिए इंतखाबात कराने में वैसे कितना वक्त दरकार होता है? दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे ईवीएम्स का इस्तेमाल हो रहा है और जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर मजीद बेहतरी लाई जा रही है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप समझते हैं कि कितना वक्त हमें लग सकता है इसके लिए? देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि पहला तो ये है कि हम 272 जो हल्के हैं उनके हर पोलिंग बूथ के ऊपर हम मशीन यूज करें। ये है कि ऑप्टिमम लेवल जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए। दूसरा ये है कि
आप स्केल डाउन कर दें, और जो कि इलेक्शन कमीशन ने पायलट करने थे उन्होंने नहीं किए, तो इसलिए ये इतना वक्त ज़ाया हो गया। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है इलेक्शन कमीशन का 2019-2023 उसमें उन्होंने कमिट किया हुआ था, उन्होंने नहीं किया। इसी तरह जो इलेक्शंस एक्ट जो कंसेंसस के साथ बना 2017 में, उसमें भी ईवीएम का जिक्र है, उसमें भी जिक्र है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए बंदोबस्त करे वोट डालने का। तो उस हवाले से तो एक कंसेंसस मौजूद है, लेकिन ये कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आपने हर पोलिंग बूथ पे इसको इस्तेमाल करना है। चूंकि टाइम कम है, इसलिए टाइम कम होने के नाते आप स्केल डाउन करें, और 272 हल्के, हर हल्के में तकरीबन 300 और 350 के दरमियान पोलिंग स्टेशन होते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि हर पोलिंग बूथ पे आप, चूंकि कौमी असम्बली भी है, सूबाई असम्बली भी है, दोनों के लिए वोट डालना है, तो आप स्केल डाउन कर लें। और स्केल डाउन करके आप जो टाइम आपके पास कम है उसी के अंदर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2021 में देनी थी, यानी कि अगले माह में जारी करनी थी, वो उन्होंने की या नहीं, काम नहीं किया। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही उन्होंने तैयार नहीं की। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन की अपनी डेफिशिएंसीज हैं, वो मुद्दा जो है वो सारा पॉलिटिसाइज हो गया है। अगर ये इलेक्शन कमीशन ये सारे काम कर चुका होता तो ये इस वक्त हम इस तरह की बहस ना कर रहे थे। हमारी बहस का जो है ना, जो लेवल है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होता है, और हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आई होप, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुए तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहां से आएगी। यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं कि मेरी नजर में जो है अभी हमारे पास 2 साल हैं, यकीनन जो है वो 30% पोलिंग बूथ जो है उन पर ये मशीनें अगर हम लगाएं तो ये पॉसिबल है। राइट सर, मैं एक और चीज भी आपसे जरा इसका जवाब लेना चाहता हूँ। एक चीज जो कि वजीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी साहब का जो एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने आपको रेफर करते हुए कहा है कि जी फाफन की मकामी होटल में हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की फंडिंग और वर्किंग को लेकर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं, और वो कहते हैं कि मैंने इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और FIA को हिदायत की कि इन इल्जामात पर तहकीकात करें और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। सर ये क्या मामला है? देखिए, ये इसका फाफन से कोई ताल्लुक नहीं है। फाफन का सेक्रेटेरिएट जो है वो TDA के नाम से एक तंजीम है, इस्लामाबाद बेस्ड है, ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने खर्चा किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हाई ऑफिशियल्स को, आज ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाई ऑफिशियल्स के सफर और उनकी जो रिहाइश के अखराजात बर्दाश्त किए हैं, उनकी फैमिली के किए हैं। तो ये तो TDA जो एक अदारा है जो इंडिपेंडेंट है हमसे, ये उसका कारस्तानी है, लेकिन वो फाफन का नाम इस्तेमाल करता है। तो इसलिए आज हमने अपने आप को डिसोसिएट किया है TDA से, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल, अगर उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाई ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिलीज के रहने सहने के खर्चे बर्दाश्त किए हैं, तो यकीनन उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि एक अदारा जो इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को जो है वो ऑब्जर्व करता है, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के अखराजात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? राइट हो गया, ठीक है सर। मैं एक ब्रेक मैंने लेनी, ब्रेक के बाद आएंगे, जरा इस पर हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरुल्लाह महबूब साहब, एक और सवाल जो जहनों में घूमता है बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ कि ये जो EVM है काम कैसे करेगी, क्योंकि हुकूमती मुशीर, तर्जुमान, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी वो तो कहते हैं इसके साथ ना ब्लूटूथ होगा ना इंटरनेट कनेक्शन होगा। सवाल ये पैदा होता है कि काउंटिंग होगी तो डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, यानी रिजल्ट कैसे जाएंगे? देखिए, ये तो बात सही कहते हैं वो कि इसके साथ इंटरनेट नहीं है, यानी बल्कि अब कानून में भी सराहत कर दी गई है कि ये स्टैंड अलोन मशीन होगी, यानी ये कहीं कनेक्टेड नहीं होगी किसी चीज के साथ। इसका मतलब है कि इसका इंटरनेट वगैरह से कोई राब्ता नहीं है, कोई ब्लूटूथ भी इसमें नहीं है जिसके जरिए वायरलेस ट्रांसमिशन के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सके। ये तो उसकी यानी इस वक्त जो स्पेसिफिकेशन है जैसा कैसे होना चाहिए वो है, लेकिन
तो जो सर ये इसके- मशीन उठा के लेके जाएंगे, यानी रिजल्ट के वक्त क्या मशीन ले जाएंगे वहां से, जैसे पहले ये जो बॉक्सेस होते थे बैलेट्स वो ले जाए जाते थे जैसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, इसका अभी चूंकि कानून में इसकी सराहत नहीं है, कानून के अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं। अगर ईवीएम को अप्लाई करना होगा तो हमारे जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसकी बहुत सी शिकों को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक। इसके ऊपर काफी काम। तो सर एग्जिस्टिंग मौजूदा सिचुएशन में रिजल्ट कैसे जाएगा, यानी अगर वो स्टैंड अलोन मशीन है तो? जी हाँ, इसके यानी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक दिया, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। उनका कहना ये है कि उसी मौके पे इसको प्रिंट कर लिया जाएगा, एक प्रिंटर होगा और रिजल्ट यानी फॉर्म 45 जो है वो एक प्रिंटर की मदद से फौरन जो ही वोटिंग या पोलिंग खत्म होगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। वो प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर वो साइन ले लेंगे, जो पोलिंग एजेंट्स वहां पे मौजूद होंगे, और वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो साइन कर देगा। अब उसको मामला है कि किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा टू रिटर्निंग ऑफिसर एंड टू इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। तो इस वक्त जो तजवीज, मैं इसे तजवीज ही कहूंगा, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब की है कि उस जो प्रिंट होके आएगा उसके ऊपर एक QR कोड होगा। ठीक, स्कैन कोड होगा। कोड को वो उसकी पिक्चर लेंगे और वो पिक्चर ट्रांसमिट कर देंगे रिटर्निंग ऑफिसर को भी और यूसुफ के इलेक्शन कमीशन को भी। लेकिन सर इंटरनेट तो शामिल हो जाएगा, यानी वो जाएगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू। इस स्टेज के ऊपर यानी पोलिंग के ऊपर तो इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन ट्रांसमिशन के ऊपर इंटरनेट होगा जी। और ट्रांसमिशन जो है वही रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, डिफरेंट किस्म का पुराने के मुकाबले में। उसमें भी यही था कि आपका रिजल्ट की जो फॉर्म 45 थी उसकी पिक्चर लेते थे और वो पिक्चर ट्रांसमिट करते थे जो बैठ गया था। अब उस पूरी की पिक्चर लेने की बजाय QR कोड की लेंगे तो वो कहते हैं कि उसका फाइल का वेट इतना कम होगा कि आप उसको आसानी से फिर ट्रांसमिट करेंगे, सिस्टम पे बोझ नहीं पड़ेगा। राइट हो गया। आज शिबली फराज साहब की प्रपोजल है, इलेक्शन कमीशन का या रूल्स का, रेगुलेशंस का या लॉ का इससे ताल्लुक नहीं है। ये तय होना है। मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन यही कहे कि वो जो प्रिंटेड है वो हमें फिजिकल कॉपी वहां पहुंचाई जाए। राइट हो गया सर। अमजद शुएब साहब, एक तो बजट के हवाले से शिबली फराज साहब कहते हैं जनाब रवायती तरीका इंतखाब में 27 अरब, EVM के इस्तेमाल से 45 अरब आएगा। इलेक्शन कमीशन कहते हैं 150 अरब है। और अगर बात इंटरनेट कनेक्टिविटी की है, जो बात अभी अहमद बिलाल महबूब साहब भी कर रहे हैं, तो क्या पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा? यानी मौजूदा सूरत हाल में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बहुत खराब है कि एक हल्की सी फाइल भी वो भी ट्रांसमिट होने में घंटों लगा देती है। मेरा ख्याल है ये तो एग्जिस्टिंग सिस्टम ही यूज किया जाएगा और उसमें जो 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 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाएगी। वो उसको इंश्योर करेंगे कि उस वक्त उसकी सर्विस जो है वो दुरुस्त हो। दूसरी बात ये है कि ये जो बात हम कर रहे हैं कितना पैसा खर्च होगा मशीनों के, मेरा ख्याल है मशीनों के लिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी इनिशियल एक्सपेंडिचर है और फिर कुछ होगा रिकरिंग सब्सिक्वेंट। तो इनिशियली तो हो सकता है कि आपको पूरा इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी बड़ी रकम खर्च करनी पड़े, लेकिन वो ये कि आइंदा के लिए फिर वो काफी अरसे के लिए वो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपके मशीनें मौजूद हैं, आप इसको इस्तेमाल करते रहें। ये और इस तरह के और कई जो उठाए हैं उन्होंने इतराज़ात, वो मेरा ख्याल बेमानी से हैं। मसलन एक एतराज ये भी था कि इसके लिए स्पेस चाहिए, रखी कहाँ जाएगी। गवर्नमेंट अगर ये करेगी 2 साल में तो 2 साल में स्पेस का भी इंतजाम करेगी। राइट सर। ऐसा है। लेकिन सर इतने मुश्किलात और माशी मुश्किलात के अंदर रहते हुए इन चीज़ों के अंदर अगर ये पैसा खर्च हो और उसके बाद भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो तो फिर सारी एक्सरसाइज जो है वो बेमायनी सी हो जाती है। यही वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर आज हम बात करने की हमने कोशिश की और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसका जवाब लेने की कोशिश की। मजीद भी बात करेंगे। उम्मीद यह है कि कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर बन जाए जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से और सबकी अमल दखल से और सबके मशवरे से जो सबको काबिल कबूल हो, एक ऐसा निज़ाम आ जाए इंतखाबात के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरवर बाइट साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा।